नमस्कार। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि किसी साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए कानून जाने अनजाने में उसी साम्राज्य के खत्म होने के बाद एक बिल्कुल नए देश की बुनियाद रख दें। आज हम उन्हीं सीढ़ियों पर गौर करेंगे, मतलब उन ब्रिटिश एक्ट्स पर जिन्होंने मॉडर्न इंडियन स्टेट का पूरा ढांचा तैयार किया। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? सवाल बहुत सीधा सा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी तो बस एक ट्रेडिंग कंपनी, वो आखिर इतने बड़े देश भारत की शासक बनी कैसे? कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के बीच में। ये वो वक्त था जब कंपनी की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि ब्रिटिश सरकार के लिए अब इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया था। उन्हें बीच में आना ही पड़ा। देखिए, प्लासी और फिर बक्सर की लड़ाई में जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली। और बस यहीं से खेल बदल गया। जो लोग सिर्फ व्यापार करने आए थे, वे अब शासक बन बैठे थे। लेकिन जब इतनी पावर बिना किसी रोक टोक के मिलती है तो क्या होता है? जाहिर है, भ्रष्टाचार और पूरी तरह से अराजकता फैल गई। कंपनी के अफसर तो रातों रात मालामाल हो रहे थे। अब ब्रिटिश संसद के लिए इस सिचुएशन को अनदेखा करना नामुमकिन हो गया था। उन्हें दखल देना ही पड़ा। और बस यहीं से शुरू होता है कानूनों और एक्ट्स का वो लंबा सिलसिला। तो इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए जो पहला बड़ा कदम उठाया गया, वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका मेन मकसद था कंपनी के कामों को रेगुलेट करना, यानी उन पर लगाम कसना। और ये एक्ट एक बहुत बड़ा मोड़ था। पहली बार ब्रिटिश संसद ने ये साफ साफ जता दिया कि भारत में असली बॉस कौन है। इस एक्ट ने न सिर्फ कंपनी के पॉलिटिकल कामों को एक तरह की कानूनी पहचान दी, बल्कि उस पर संसद का कंट्रोल भी कायम कर दिया। इस एक्ट से 4 बड़े बदलाव आए। पहला, एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करने के लिए गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाई गई। दूसरा, न्याय के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। तीसरा, करप्शन रोकने के लिए अफसरों के निजी व्यापार पर बैन लगा दिया गया। और चौथा, कंपनी के लिए यह जरूरी कर दिया गया कि वो सीधे संसद को रिपोर्ट करे। और इस नई व्यवस्था के जो पहले हेड बने, वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल के तौर पर उन्हें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर भी अधिकार मिल गया। ये भारत में पावर को सेंट्रलाइज करने की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम था। लेकिन सोचिए, इतनी बड़ी और ताकतवर कंपनी को एक झटके में कंट्रोल करना आसान तो नहीं था। पहले एक्ट में बहुत सी कमियां थी, जिन्हें ठीक करने के लिए नए कानून लाए गए। और यहीं से दोहरे प्रशासन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यवस्था शुरू हुई। तो सबसे पहले 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। ये एक तरह का क्विक फिक्स था, जिसने रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव कमियों को फटाफट दूर करने की कोशिश की। पर असली गेम चेंजर था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसने एक बड़ी ही स्मार्ट व्यवस्था बनाई, जिसे कहते हैं दोहरा प्रशासन। इसको ऐसे समझिए कि कंपनी के काम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा सिर्फ व्यापार के मामले, और एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर संभालेगा सारे राजनीतिक और मिलिट्री मामले। और ये सीधा ब्रिटिश सरकार को जवाब देगा। अब ब्रिटिश सरकार का इरादा सिर्फ कंपनी को कंट्रोल करना नहीं था। अब वो धीरे धीरे उसकी ताकत को ही कम करना चाहती थी। और इसके लिए उनके सबसे बड़े हथियार बने चार्टर एक्ट्स। 1793 के चार्टर एक्ट में एक बड़ी चालाकी वाली बात थी। इसमें यह तय कर दिया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया है, उसके सारे सदस्यों की सैलरी ब्रिटिश खजाने से नहीं, बल्कि भारत के रेवेन्यू से दी जाएगी। मतलब भारत पर कंट्रोल रखने का खर्चा भी अब भारत ही उठाएगा। लेकिन कंपनी की ताकत पर जो सबसे बड़ी चोट की, वो थी 1813 के चार्टर एक्ट ने। यह वो कानून था जिसने कंपनी की आर्थिक जड़ें हिला दी। इस एक्ट ने कंपनी का लाइसेंस तो अगले 20 साल के लिए रिन्यू कर दिया, लेकिन भारत के साथ व्यापार करने की उसकी मोनोपोली खत्म कर दी। अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत में आके ट्रेड कर सकता था। कंपनी के पास सिर्फ चीन और चाय के व्यापार की मोनोपोली बची, जो कभी इसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। तो सवाल ये उठता है कि ये अलग अलग एक्ट्स आखिर भारत के संविधान से जाकर कैसे जुड़ते हैं? इसका जवाब सीढ़ियों वाली मिसाल में ही छुपा है। अंग्रेजों ने जो भी एक्ट पास किया, चाहे उनका इरादा कुछ भी रहा हो, वो अनजाने में भारतीय संविधान के विकास की एक एक सीढ़ी बनता चला गया। सबसे कमाल की बात तो ये है कि इन कानूनों ने आज़ादी की बात उठने से बहुत पहले ही भारत में मॉडर्न गवर्नेंस की नींव डाल दी थी। एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एक सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट्री निगरानी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहीं से आए। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। इन कानूनों का मकसद तो ब्रिटिश राज को मजबूत करना था,
पर क्या इन्होंने अनजाने में ही एक एकजुट भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे की नींव भी रख दी? सोचने वाली बात है।